बांग्लादेश की सीमा पर भारत के गृह मंत्रालय ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया। अनवर हुसैन नाम के एक घुसपैठिए को बीएसएफ के जवानों ने ठोक दिया। हिंदुस्तान की तरफ से इल्जाम भी लग रहे थे कि बांग्लादेश से के बॉर्डर से कुछ लोग क्रॉस ओवर कर रहे थे। भारत में आओगे कोई ना कोई पकड़ के तुम्हें ना अपने घर में लगा देगा बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी भारत में यही काम करते हैं, तो रिक्शा चलाते हैं, बर्तन मांजते हैं। और बर्तन मांजना कोई गलत काम नहीं है, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन तुम चोरी से आए हो, ठीक है, तुमसे फ्री में मंजवाएंगे बेटा, तुम आ जाओ इधर। लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे, तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। तनाव के बीच में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बैकफुट पर आई है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने के सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब? दरअसल भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। उन्होंने क्या हशर किया था, हमारी आर्मी का बाहर निकल नहीं सकती थी, सड़कों पे नहीं निकल सकती थी, और वहाँ लड़ने वाले जो जवान थे वो भी ऑफिसर जितने भी 71 में वहाँ भेजे गए थे उनसे इतने तंग थे कि 90,000 ने हथियार फेंके। ये हिस्ट्री में पहली दफा। भारतीय कोस्ट गार्ड ने 2 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स को पकड़ा है। ये काफी बड़े बोट्स थे और इसमें तकरीबन 78 मछुआरे भी शामिल थे, जिन्हें भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने पर पकड़ा गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने पेट्रोलिंग के दौरान पाया कुछ संदिग्ध गतिविधि भारतीय जल क्षेत्र में हो रही है। इसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज ने इन 2 जहाजों को इंटरसेप्ट किया और फिर इन्हें घेर लिया। ये भारत में अवैध तरीके से मछली मार रहे थे। इसके बाद इनके वेसल को घेरा गया और इन्हें पकड़ा गया। जो 2 जहाज पकड़े गए हैं उसमें एक FV लैला 2 है और दूसरा FV मेघना 5। ये दोनों ही बांग्लादेश में रजिस्टर्ड हैं और लैला 2 में 41 और मेघना 5 में 37 मछुआरे मौजूद थे। इन दोनों ही जहाज को अपनी गिरफ्त में लेकर जांच पड़ताल की गई और इसके बाद इन लोगों पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बांग्लादेश की हालत आज खुद ही खराब हो चुकी है। उनके बैंक्स के अंदर लार्ज स्केल विड्रॉल हो जाए तो नेशन बैंकरप्ट हो जाएगा। उनकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कंपनी है बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉर्पोरेशन, वो तो सारी एजेंट्स, वो सारी कंपनीज को बेच रहा है, सारी लॉस मेकिंग एजेंसीज को। वहां पे कम से कम बहुत अराउंड 10,000 फैक्ट्रीज हैव क्लोज्ड डाउन ड्यू टू द पावर शॉर्टेज। और ये जो हुआ है इससे डायरेक्ट फायदा तो इंडिया को हुआ है। बस एक और एक चीज है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से है वो बढ़ जाएंगे। सेकेंड, सिक्योरिटी चैलेंज तो डेफिनेटली है, वो हमेशा ही रहा है, पर फेंसिंग का काम चालू हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि फेंसिंग का काम जैसे ही चालू होगा उसी हिसाब से सर्वेलेंस बढ़ेगा और हम इन्फिल्ट्रेशन जो भी बांग्लादेश है या इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहे हैं उधर से, उनको हम रोक पाएंगे। और एक और एक चीज आरजू जी, पाकिस्तान बांग्लादेश को सीखना चाहिए पाकिस्तान से कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, प्यार से, मीठी चूरी से। बांग्लादेश जो कर रहा है सीधे आपके खंजर मार रहा है आपके सीने पे। पाकिस्तान को समझना, उनको पाकिस्तान से समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान अमेरिका को से भी पैसा ले लेता है, चीन से भी पैसे ले लेता है, सऊदी अरेबिया से भी ले लेता है, गल्फ कंट्री से भी ले लेता है और लौटाता नहीं है। तो फिर भी ये सब जो डिप्लोमेसी है बांग्लादेश के अंदर नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान तो जो है मीठी चूरी है और ये जो है डायरेक्ट आपके सीने में खंजर घोंप रहे हैं। इनफैक्ट आज की डेट में इंडियन मीडिया बोल रही है, इंडियंस के अंदर ये लग रहा है कि बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं, स्वामी चिन्मय दास को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उनके
उनके जो वकील हैं उनको भी मार दिया गया है, उनको लीगल रिकोर्स नहीं। देश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, जो उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रिजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, he specially went to see Bill Clinton and he met on the sidelines with Joe Biden। तो ये, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द हिंदूज लिविंग इन बांग्लादेश। तीसरी बात ये मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि जब बांग्लादेश का डेलीगेशन जब गया था व्हाइट हाउस के अंदर, और मैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इन्होंने जो है अपना डॉक्टर यूनुस साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी, और इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी हिलरी क्लिंटन को पैसे दिए उनकी कैंपेन में अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। और उनको याद था जब पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो ये बात मैं एग्री करूंगा कि जब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो वो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर तवज्जो देंगे। पूछा है कि क्या बांग्लादेश जो है वो तकसीम होने जा रहा है, चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा, एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए और स्टेबल गवर्नमेंट ना आई। जब तक कोई मैच्योर गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त जो बैठे हैं लोग उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं है, वो तो सिलेक्टेड हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के कई ग्रुप मुसलसल एक दूसरे से लड़ते हैं वहां पे। उनके पास अगर देखा जाए तो आज भी उसके हालात कोई ठीक नहीं है। इट्स नॉट अगर देखा जाए कि वहां पे कोई दुनिया उनको एक्सेप्ट कर रही है या ऐसे हालात नहीं है। स्प्लिट तो नहीं होगा लेकिन गुर्बत के हालात इकोनॉमिकली और मजीद वीक हो जाएगा अगर उन्होंने इसको स्टेबल ना किया तो मेरे ख्याल में। और दूसरा स्प्लिट सर एक सवाल। जी सर प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिए। जी साजिद साहब मेरे ख्याल में इस जो मैं बिल्कुल अमित साहब का जो है उसका स्टेटमेंट, इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा। इंडिया को द पॉइंट हैज कम अप कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट। जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद है। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये जो मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं, मैं कहता हूँ यार मैं खान कहाँ से हूँ, मैं तो जट बरादरी के मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत जब पंजाब इंडिया जाता हूँ तो मैं किसी को मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूँ तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो, लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूँ कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिक्खी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूँ जसदीद की वजह से, या इतना मुझे नॉलेज है, एवरेज एक सिख है उससे ज्यादा सिक्खी के बारे में मुझे नॉलेज है। और मैं मजे की बात है सिक्खी के बारे में नहीं, जैनिज्म के बारे में मुझसे पूछें, हिंदुइज्म में सनातन धर्म के बारे में मुझसे पूछें, वेद के बारे में मुझसे पूछें, बुद्धिज्म पे मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ, आजकल भी रिसर्च कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे हर रिलीजन इज अच्छा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करें। हम लोग ये है कि हम उसको पढ़ के साइड पे रख देते हैं, उस पर अमल नहीं करते।
दुनिया का हर मजहब इज अ गुड रिलीजन। आपने जो ये कह दिया ना कि हम सब हिंदुओं के बच्चे हैं, तो सर हिंदुओं की औलाद है तो इसके ऊपर फतवा लग जाए ना, आप पाकिस्तान ना जाइएगा। हम पे तो फतवे काफी लग चुके हैं, आपके ऊपर भी लग जाना। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ, हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे? मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं, हम किसी को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट इन्हें बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना नहीं चाहिए, करनी चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। वो भी इंसान है, ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हाँ, हमें हसद या जलना नहीं चाहिए। हम अगर बर्बाद हो रहे ना तो हम अपनी वजह से बर्बाद। का डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को, जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है, इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखेंगे महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है, अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया रोड पे आ